नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की, एक ऐसे साम्राज्य की जो बना, चमका और फिर बिखर गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुगल साम्राज्य की। कैसे वो इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचे और फिर कैसे उनका पतन हुआ। आइए इस पूरे सफर को समझते हैं। सोचने वाली बात है ना? कि आखिर इतना बड़ा, इतना मजबूत साम्राज्य बनता कैसे है? और उससे भी बड़ा सवाल कि वो खत्म कैसे हो जाता है? कौन से वो फैसले थे जिन्होंने इसे आसमान पर पहुंचाया और कौन सी वो गलतियां थीं जो इसे जमीन पर ले आईं? यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ में है। तो चलिए, कहानी शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। इसकी नींव रखी थी बाबर ने, और बाबर की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। सोचिए, एक ऐसा राजकुमार जो अपना घर, अपना राज्य मध्य एशिया में हार चुका था, लेकिन उसकी किस्मत उसे हिंदुस्तान ले आई, जहां उसने एक पूरा का पूरा साम्राज्य जीत लिया। अच्छा, तो नींव तो रख दी गई, पर ये मत समझिए कि सब कुछ आसान था। शुरुआत तो बहुत ही डावाडोल थी। देखिए, 1526 में बाबर ने पानीपत की लड़ाई जीती और साम्राज्य की स्थापना कर दी। लेकिन उनके जाने के बाद उनके बेटे हुमायूं को शेर शाह सूरी ने 1540 में खदेड़ दिया। पूरे 15 साल, सोचिए, 15 साल तक मुगल सत्ता से बाहर थे। 1555 में हुमायूं ने जैसे तैसे गद्दी वापस तो हासिल कर ली, पर साम्राज्य की हालत बहुत नाजुक थी, एकदम कमजोर। और यहाँ एक मजेदार बात है, जिस इंसान ने मुगलों को हराया यानी शेरशाह सूरी, उसी ने अनजाने में उनके लिए एक मजबूत जमीन तैयार कर दी। कैसे? उन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई, आज का जो रुपया है उसकी शुरुआत की, और एक बहुत ही सॉलिड लैंड रेवेन्यू सिस्टम बनाया। मतलब जब मुगल वापस आए तो उन्हें एक बना बनाया ढांचा मिला, जिसे उन्होंने और भी बेहतर बनाया। और फिर एंट्री होती है अकबर की। अगर बाबर संस्थापक थे, तो अकबर इस साम्राज्य के असली आर्किटेक्ट थे। वो इंसान जिसने एक लड़खड़ाती हुई जीत को एक ऐसे स्थायी, मजबूत और कह सकते हैं एक मल्टी एथनिक एम्पायर में बदल दिया, जो सदियों तक चला। तो सवाल ये है कि अकबर ने ऐसा किया कैसे? उनकी कामयाबी के पीछे क्या राज था? इसे हम उनके 4 पिलर्स या 4 स्तंभों में देख सकते हैं। सबसे पहला, मिलिट्री एक्सपेंशन। उन्होंने मालवा, गुजरात, बंगाल जैसे अहम इलाके जीते और साम्राज्य को फैलाया। दूसरा, जो कि बहुत जबरदस्त था, राजपूतों के साथ गठबंधन। जो दुश्मन थे उन्हें दोस्त बनाया, उन्हें प्रशासन में बड़े बड़े पद दिए। तीसरा, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने मनसबदारी सिस्टम से एक बहुत ही कुशल ब्यूरोक्रेसी बनाई। और चौथा, और शायद सबसे जरूरी, धार्मिक सद्भाव। एक ऐसी पॉलिसी जिसे सुलह कुल कहा गया, जिसने अलग अलग धर्मों के लोगों को एक साथ जोड़े रखा। अब ये सुलह कुल आखिर था क्या? इसका सीधा सा मतलब है यूनिवर्सल पीस, यानी सबके लिए शांति। ये अकबर की एक सरकारी पॉलिसी थी जो टॉलरेंस और इंक्लूजन पर टिकी थी। उन्होंने गैर मुसलमानों पर लगने वाला जजिया टैक्स हटा दिया, अलग अलग धर्मों के बीच बातचीत को बढ़ावा दिया। सच कहूं तो उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी, एक क्रांतिकारी कदम था। अकबर ने जो मजबूत नींव रखी थी, उसका नतीजा ये हुआ कि 17वीं सदी की शुरुआत में मुगल साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया। मतलब पावर, पैसा, कल्चर, हर लिहाज से टॉप पर। यही था मुगलों का गोल्डन एज। एक कहावत है कि मुगल काल एक दूसरा क्लासिकल एज था, और ये बात बिल्कुल सही बैठती है। उस दौर में आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, हर चीज में इतनी कमाल की तरक्की हुई जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। और सिर्फ कल्चर ही नहीं, इकोनॉमिकली भी ये साम्राज्य एक सुपर पावर था। हिंदुस्तान को एशिया की फैक्ट्री कहा जाने लगा था। हमारे कपड़े, हमारे मसाले पूरी दुनिया में मशहूर थे। हालत ये थी कि दुनिया भर का सोना चांदी खिंचकर हिंदुस्तान आ रहा था। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। एक तरफ थे अमीर लोग, नोबल्स, जिनकी जिंदगी ऐशो आराम और बेहिसाब दौलत में गुजर रही थी। और दूसरी तरफ थी आम जनता, जो बस किसी तरह अपना गुजारा कर रही थी, मुश्किलों से जूझ रही थी। तो इस गोल्डन एज के पीछे एक बहुत गहरी खाई थी, अमीरी और गरीबी की। और यहीं से कहानी एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है। अब आते हैं औरंगजेब, उनका दौर। वो दौर था जहां से सब कुछ बदलना शुरू हो गया। उनकी पॉलिसीज ने साम्राज्य का रास्ता ही पलट दिया, और यहीं से उसके पतन के बीज बोए गए। ये बदलाव कितना बड़ा था, इसको समझने के लिए अकबर और औरंगजेब को आमने सामने रखते हैं।
अकबर ने जजिया टैक्स हटाया, औरंगजेब ने 1679 में उसे वापस लगा दिया। अकबर धर्मों के बीच बहस करवाते थे, औरंगजेब ने कई मंदिर तुगवा दिए। जहां अकबर की पॉलिसी थी सुलह कुल यानी सबके लिए शांति, वहीं औरंगजेब ने कट्टर शरिया कानून लागू किया। ये साम्राज्य के डीएनए से, उसके मूल सिद्धांतों से एक 180 डिग्री का टर्न। औरंगजेब के इन फैसलों और उनके कभी न खत्म होने वाले युद्धों ने बस पतन के लिए एक स्टेज तैयार कर दिया। अब यहाँ से साम्राज्य का टूटना शुरू होना था। और इस पतन के सेंटर में था एक दक्कन का नासूर। ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है औरंगजेब के उस जुनून के लिए जिसमें वो दक्कन को जीतना चाहते थे। ये एक ऐसी जंग थी जो नासूर बन गई, जिसने साम्राज्य का पैसा, लोग और स्टेबिलिटी सब कुछ चूस लिया। कितने साल? 25 साल। सोचकर देखिए, 25 साल तक औरंगजेब दक्कन में मराठों से एक ऐसी लड़ाई लड़ते रहे जिसे जीता ही नहीं जा सकता था। बस ये एक नंबर ही काफी है ये समझने के लिए कि इस जंग ने कितनी बड़ी तबाही मचाई होगी। तो फिर फाइनल झटका कब लगा? 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद साम्राज्य पर एक साथ 4 तरफ से हमला हुआ, वो भी अंदर से ही। पहला, खजाना बिल्कुल खाली हो चुका था। दूसरा, जागीरदारी संकट, मतलब अमीरों को देने के लिए जमीन ही नहीं बची थी। तीसरा, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चरमरा गया था। और चौथा, हर तरफ से विद्रोह शुरू हो गए। मराठे, सिख, जाट, राजपूत सब बगावत कर रहे थे। साम्राज्य पूरी तरह से बिखरने लगा था। एक साम्राज्य जिसे बनने में सदियां लगीं, वो कुछ ही दशकों में ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या इसका पतन होना तय ही था या ये कुछ लोगों के फैसलों का नतीजा था? क्या कोई भी एम्पायर हमेशा फॉरएवर के लिए रह सकता है? इतिहास हमें इस बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।